नमस्कार साथियों। आज हिंदी के जाने माने कथाकार भीष्म शाहनी जी का जन्म दिवस है और उन्हीं की स्मृति में हम उनकी प्रसिद्ध कहानी चीफ की दावत का पाठ लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। भीष्म शाहनी जी यूं कहें तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता को निभाते हुए एक छोटा सा परिचय और उनकी प्रसिद्ध कहानी चीफ की दावत का पाठ स्नेहदीप, जो हैदराबाद विश्वविद्यालय से शोधार्थी हैं, हिंदी की शोधार्थी हैं और वे अभी उनकी प्रसिद्ध कहानी का पाठ करेंगी। तो मंच स्नेहदीप को सौंपा जा रहा है। मैं वक्त की सीमा को समझते हुए सीधा भीष्म साहनी जी का एक छोटा सा परिचय आप सभी को देना चाहूंगी कि भीष्म जी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बात को मात्र कह देना ही नहीं बल्कि बात की सच्चाई और गहराई को नाप लेना भी उतना ही उचित समझते थे। वे अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक विषमता व संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान करते थे। उनके साहित्य में सर्वत्र मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य व नैतिकता विद्यमान है। उनका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में एक सीधे साधे मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। वे अपने पिता श्री हरवंश लाल साहनी तथा माता श्रीमती लक्ष्मी देवी की 7वीं संतान थे। 1935 में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के निर्देशन में कॉन्सेप्ट ऑफ द हीरो इन द नॉवल शीर्षक के अंतर्गत अपना शोध कार्य संपन्न किया। सन 1944 में उनका विवाह शीला जी के साथ हुआ था। उनकी पहली कहानी, अगर हम उनकी कहानियों की बात करें तो जो ये यात्रा है वो शुरू यहाँ से होती है कि अबला उनकी पहली कहानी जो उनकी इंटर कॉलेज पत्रिका रावी में तथा दूसरी कहानी नीली आंखें अमृत राय के संपादकत्व में हंस में छपी। साहनी जी के झरोखे, कड़ियां, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर नामक उपन्यासों की अतिरिक्त भाग्य रेखा, पटरियां, पहला पाठ, भटकती राख, वाडचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, प्रतिनिधि कहानियां व मेरी प्रिय कहानियां नामक 10 कहानियां संग्रह का सृजन किया गया। नाटकों के क्षेत्र में भी उन्होंने हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे जैसे प्रसिद्धि प्राप्त नाटक लिखे हैं। जीवनी साहित्य के अंतर्गत उन्होंने मेरे मेरे भाई बलराज, अपनी बात, मेरे साक्षात्कार तथा बाल साहित्य के अंतर्गत बाल साहित्य में जैसे हम देखते हैं तो वो बहुत ही फेमस वापसी और गुलेल का खेल का सृजन उन्होंने किया है और साहित्य की हर विधा पर अपनी कलम आजमाई है। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले उन्होंने आज के अतीत नामक आत्मकथा का प्रकाशन करवाया। 11 जुलाई सन 2003 को इनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले भीष्म जी गहन मानवीय संवेदना के सशक्त हस्ताक्षर थे, जिन्होंने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक यथार्थ का स्पष्ट चित्र अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया है। उनकी यथार्थवादी दृष्टि उनके प्रगतिशील व मार्क्सवादी विचारों का प्रतिफल थी। भीष्म जी की सबसे बड़ी विशेषता थी उन्होंने जिस जीवन को जिया, जिन संघर्षों को झेला, उसी का यथावत चित्र अपनी रचनाओं में अंकित किया है। इसी कारण उनकी रचना कर्म और जीवन धर्म अभेद्य था। वह लेखन की सच्चाई को अपनी सच्चाई मानते थे। तो बस अब हम जिस चीज के लिए यहाँ जुटे हैं उनकी एक प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी चीफ की दावत, जिसका मैं पाठ आज लेकर आई। चीफ की दावत। आज मिस्टर शामनाथ के घर चीफ की दावत थी। शामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए हुए मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर शामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूकते हुए चीजों की फहरिस्त हाथ में लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी थी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में किया गया था। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी शामनाथ के सामने एक अड़चन आ खड़ी हुई। माँ का क्या होगा?
इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचते हुए बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो जाए। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया है। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही वो अपना काम करके निपट जाएं। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वे सो गईं और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देना कि अंदर जाकर सो जा। ना, सोए नहीं, बैठी रहें, और क्या। और जो वो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक्स ही करते रहते। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली भाई के घर जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटों की बातों में मैं क्या बनूं, मैं क्या ही बोलूं, तुम जानो और वो जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। ये मौका बहस का ना था, समस्या हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया। और उन्हीं कदमों से माँ की कोठरी के बाहर जाकर खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा, सारा काम सुबीते से चले। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना। बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ भी नहीं खाती। जैसा भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग अपने बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब सब हम लोग यहाँ से जाएं तो तुम गूसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अबाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं। जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकले तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गूसल खाने की तरफ आ सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे की कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, जरा इस पर बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती हुई उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, ये खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना वे खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी ये खड़ा उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके हाथों में था। खूटियां कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात
माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। ये माँ का झमेला ही रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा। कोई ढंग की बात हो तो कहे भी, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सलवार पहनकर घर से बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिपाए, पहले से कुछ भी कम कुरूप नजर आ रही थी। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वूड़ियां हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये वाक्य शामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, ये कौन सा राग छेड़ दिया, सीधे कह दो नहीं है जेवर बस, इससे पढ़ाई लिखाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिके हैं तो कुछ बनकर ही लौटा हूं, जितना दिया है उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी। मेरे मुंह से जो यूं निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती बेटा। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर शामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। शामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत देने लगे। माँ, रोज की तरह गुमसुम बनकर मत बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछें तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या कहूंगी, तू कह दे। मेरी माँ अनपढ़ है, कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती, वो कुछ नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देगी। अंग्रेजों से तो वो दूर से ही घबरा जाती है। यह तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटका कर वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वो है जिसमें ड्रिंक्स कामयाबी से चल जाए। शामनाथ की पार्टी सफलता से शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट नहीं थी, कोई अड़चन नहीं थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए था। साहब तो ड्रिंक्स के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त वरस्त हो गए। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाता हुआ, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगे लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटों की आवाज और गहरी हो जाती और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था
और माँ के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर गए थे। देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही हो? और खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगा। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वे वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। शामनाथ इस पर भी खिन्न उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू? कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाने लगी। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू? माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कह कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी हुई सी थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ को गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत। तुम्हें तो कितने ही गीत याद हैं। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा? मैंने कब गाया? वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है? साहब ने इतना रीझ कर कहा है, नहीं गाओगी तो साहब को बुरा लगेगा। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है? वाह, कोई बढ़िया टप्पे ही सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता। माँ बैठ गई और क्षीण, दुर्बल, लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए, हरियाणी बहना, हरियाते भागी भारिया है। देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस उठी। 3 पंक्तियां गाकर माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं करते थे। शामनाथ की खींच प्रसन्नता में और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? शामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में पूछ लिया, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती हैं? शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या? शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई
और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके धागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर शामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देंगी? क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बनाकर दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने बैठने की देर की आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध उमड़ आया हो। माँ ने बहुतेरे दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने को ही ना आते थे। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला हो पड़ा था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, माँ दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर से कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर तक अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद ना आए, क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वो ऊँघने लगी, क्यों बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया होगा। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ा और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ माँ, मम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुए हैं कि क्या कहूँ। ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। शामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव से बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गईं। क्या कहा माँ, ये कौन सा राग तुमने छेड़ दिया? शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे वैसे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया है, अब यहाँ क्या करूंगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया ना। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे की मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया था। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे 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 उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक उठने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा, कुछ करूंगा, तभी तो होगी। उनकी खिदमत करने वाले थोड़े ही हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी।
और मिस्टर श्यामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं रचयिता टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने विशेष अवसर पर इतनी इतनी महत्वपूर्ण कहानी उसे लेकर आए और मुझे उसे पढ़ने का अवसर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पाठकों का, जिन्होंने जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और रचयिता की पूरी टीम की ओर से स्नेहदीप का भी शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह से कहानी पाठ या कविताओं का पाठ जारी रखें। आप सभी का पुनः धन्यवाद।